बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। सबसे पहले बात पटना की, जहां छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विरोध में आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च निकाला जाएगा और तेजस्वी यादव बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरते आपको नजर आएंगे। मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए लोक भवन तक जाने वाला है। मार्च को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसे इस वक्त चाक चौबंद कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। डाक बंगला चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट के जरिए। तेजस्वी यादव का आज लोक भवन मार्च है और लोक भवन मार्च को लेकर के पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने ऐलान किया था कि बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 राइफल से गोली चलाने के खिलाफ जो है लगातार आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है। और यहाँ पे तेजस्वी यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से AK-47 चलाया गया, आखिर वो कौन था जिसके कहने पर ये चलाया गया। इन तमाम सवालों के साथ जो है वो आज सड़क पर आरजेडी जो है कार्यकर्ताओं के साथ उतरेगी। ये पूरा जो लोक भवन मार्च है वो गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से लेकर के डाक बंगला चौराहा और यहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए लोक भवन तक पहुँचना है। आपको दिखा दें कि बड़े संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। सुबह से जो है वो बड़े संख्या में पुलिस बल जो है वो बुलाए गए हैं। और ये डाक बंगला चौराहा की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि जो राजभवन मार्च हो, जो लोक भवन मार्च यहाँ पे होना है वो जेपी गोलंबर से आए, लेकिन डाक बंगला पे उसे रोक लिया जाए। यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस बल, वाटर कैनन, सब कुछ की जो है वो तैनाती है। देखना होगा कि यहाँ पे जब तेजस्वी यादव उतरते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो यहाँ पे वो क्या मैसेज देते हैं, क्या सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद ये पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी के लोक भवन मार्च पर बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का ये लोक भवन मार्च नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव का करियर बचाओ पार्टी बचाओ अभियान है। जनता दल का लोक भवन मार्च नहीं, ये श्री तेजस्वी यादव जी का करियर बचाओ पार्टी बचाओ मार्च है। जब तेजस्वी जी की जरूरत सड़कों पर थी तो विदेश घूम रहे थे, जब सदन चल रहा था तो विदेश में थे। तो अब पार्टी को बचाना है, उनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से आने के लिए अपील करवा रहे हैं। बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम किया है और सारी मांगों को पूरा कर लिया है। ये तो उपद्रवियों का मार्च होना है, इसमें कोई छात्र नौजवान आने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी यादव के मार्च के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध जरूर कीजिए, लेकिन राष्ट्र ध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होने की गारंटी भी आपको देनी होगी। आज आपने तिरंगा के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ अपनी यात्रा की बात की घोषणा की है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार BNS 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। सार्वजनिक शांति, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो BNS की धाराएं भी लग सकती है।
तो सिवान में AK-47 से फायरिंग के विरोध में तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरने वाले हैं और बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको सड़कों पर नजर आएगी। अब इसे लेकर के सियासत भी बेहद तेज है। इस मार्च को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए ये लोग नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार गुहार लगाई है, डीजीपी से भी मिले हैं, लेकिन सरकार के स्तर से बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लालू प्रसाद जी ने भी राजभवन मार्च के संबंध में लोगों से अपील की है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर जुल्मी सरकार, जो अत्याचारी सरकार है, जो छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल करती है और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, अधिकारियों पदाधिकारियों के बचाने में सरकार जिस तरह से लगी हुई है, इसके खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों से आने की अपील की है। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी हत्याकांड पर सरकार शुरू से ही पर्दा डालना चाह रही थी, असली हत्यारे को बचाने के सारे धतकर्म करना चाह रही थी, उसी तरह सिवान AK-47 गोली कांड में असली अभियुक्त को बचाने के लिए सरकार सारे कुकर्म कर रही है। इस कुकर्म के खिलाफ बिहार के एक एक आदमी को सड़क पर उतरना होगा, वरना किसी के भी सीने में सरकारी गुंडे गोली मार देंगे। इसलिए आज विपक्ष का प्रमुख चेहरा अगर पटना की सड़कों पर है, राजभवन मार्च कर रहा है, तो बिहार की जनता को उसका साथ देना चाहिए, वरना ये जुल्म का चक्का और तबाही आपके सीने को जरूर कुचल देगा। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च होने वाला है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो कार्यकर्ताओं का जुटान है, जेपी गोलंबर से यात्रा आपको शुरू होती हुई नजर आएगी। वो कार्यकर्ता जो इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। राजभवन मार्च के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के युवा आज तैयार है। जिन AK-47 से युवाओं पर हमले किए गए, सत्ता पक्ष ने कहा कोई गोलियां नहीं चली, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं हवाई फायरिंग हुई, तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ और न ही किसी प्रकार की और अलग से कोई सुनिश्चित किया गया। हम लोग चाहते हैं कि छात्रों पर जो AK-47 से कार्रवाई हुआ और हमारे नेता ने कहा कि इसका बताइए किसके आदेश से ये गोलियां चलाई गई। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव। जो सामाजिक न्याय के योद्धा है और जिन्होंने अपने शासनकाल में इस बिहार के मानचित्र पर देश के सबसे बड़ा नेता होने को स्थापित किया है, हम उनसे प्रेरित हैं। जब लालू जी पहली दफा बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो डेली वेजेस पे कर्मचारी को अस्थायी रूप से बहाल करने का काम किया और यही कारण है जो दलित, अति पिछड़ा और SC ST OBC के उत्थान के लिए हमारे नेता जाने जाते रहे हैं। आज यही उसी का परिणाम है कि हम लालू प्रसाद यादव जी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीसराय भगदड़ मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एक्शन लिया गया और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। ADM नीरज कुमार इसका नेतृत्व करने वाले हैं। जांच टीम आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली है और इस रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। DM शैलेंद्र कुमार को ये रिपोर्ट सौंप सकती है टीम। और तीसरी सोमवारी का दिन था, सोमवार जब भगदड़ हुई और 7 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। इस भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद सवाल उठे कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या रही। 20 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए और अब इस टीम की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये टीम जो रिपोर्ट देगी उसके बाद इस पर कार्रवाई किस रूप में होती नजर आती है, ये जानना जरूरी हो जाता है। संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, ये रिपोर्ट बताएगी कि उस दिन लापरवाही हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए घटना के दिन जो है तीसरी सोमवारी को घटना के बाद ये लखीसराय मुंगेर के कमिश्नर लखीसराय पहुंचे थे और वहीं पे उन्होंने DM को सख्त आदेश दिया था कि ADM के नेतृत्व में टीम गठित हो, जिसके बाद DM शैलेंद्र कुमार ने ADM नीरज कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें SDM प्रभाकर कुमार और SDPO शिवम कुमार भी शामिल है। तो बताया जाता है कि जो जांच टीम है ADM के नेतृत्व में, वो अशोकधाम घटना स्थल पे गई है
और कल शाम से ही घटना स्थल का मुआयना ले रही है। और सूत्र बताते हैं कि एजेंसी जिस एजेंसी को अशोक धाम में काम मिला था उनकी भी लापरवाही आ रही है। और जो है पुलिसकर्मी, जैसा रोस्टर बनाया गया था कि जिस क्राउड पे जहाँ पे भीड़ होना था, जहाँ पे घटना हुआ है, वहां पे किन पुलिसकर्मी की तैनाती थी, कौन दंडाधिकारी थे, आखिर सीसीटीवी फुटेज वहां पे क्यों नहीं लगाया गया था। तो इन सभी बिंदुओं पे ये जांच टीम जो है जांच कर आज जो है डीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये डीएम आज इस पूरे जांच रिपोर्ट को मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे। जी राकेश, क्या ये मानकर चले इसकी संभावना है कि जैसी ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद देर शाम तक ये मीडिया के सामने लाया भी जाएगा? जी बिल्कुल, डीएम शैलेंद्र कुमार से हमारी बात हुई कि जांच टीम आखिर रिपोर्ट सौंपी है कि नहीं, कौन कौन लापरवाही किनके द्वारा बरती गई है। तो डीएम से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज जो है टीम जो गठित की गई है उसके द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में जिनकी भी लापरवाही होगी, चाहे वो एजेंसी हो, विद्युत विभाग हो, पुलिसकर्मी हो, दंडाधिकारी हो, जो भी दोषी होंगे, डीएम का दावा है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। रिपोर्ट से जुड़ी हुई हर जानकारी अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। और अब बात वंदे मातरम पर मची सियासी संग्राम की। तो वंदे मातरम को लेकर घमासान लगातार जारी है। दिल्ली के बाद गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ ही गाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद अब बढ़ गया है। इसे लेकर बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बार बार राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में यह घटना होती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपमान के आरोपों से साफ इनकार किया गया। बीजेपी का आरोप है कि 15 अगस्त को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था, जिसके चलते राहुल सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस ऑफिस में वही वंदे मातरम गाया गया जो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने गाया था। क्या बीजेपी इन पर केस दर्ज करेगी? अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम। वही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस 2 स्टैंजा ही गाएगी। अगर हमें जेल भेजना है तो भेज दो। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से की। There is no difference between, because it is an unregistered organization. Jaishe Mohammed, Taliban, all these organizations are unregistered. There is no difference between Jaishe Mohammed, Taliban and RSS, because all the 3 are not registered in this country. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रगीत को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मेरा धर्म किसी और की इबादत की इजाजत नहीं देता। कंट्रोवर्सी किस बात की है? बजाया है, पूरा बजाया, उसमें कौन सी कंट्रोवर्सी की बात है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। तो
देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव जारी है। जहां सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। खबर सासाराम से, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विवाद खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जब संसद से इसे लेकर कानून बन चुका है, तब इसका विरोध करना संविधान का विरोध करने के जैसा है। सरकार ने बाज़ाब्ता कानून बना दिया है कि वंदे मातरम का गायन जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ करना है। अब इसको विवाद का विषय कहीं से बनाने की जरूरत नहीं है, और जो लोग इसका विरोध करते हैं समझ लीजिए कि अब कानून का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसमें दोष, ये जो अभी हमने कहा ना कि कांग्रेस के लोगों को कोई हो जो विरोध करते हैं इसका, संविधान का अपमान करते हैं, कानून का अपमान करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता अभी कानून बन चुका है। बच्चों का भविष्य संवारने और उन्हें पोषण देने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना क्या बिहार में बच्चों की सेहत के साथ ही खिलवाड़ का जरिया बन गई है? राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें कुछ ऐसे ही डरावने सच को बयां करती हैं। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं तो कहीं बच्चों के सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तो तब हो गई जब नमक की जगह सीधे सर्फ यानी डिटर्जेंट पाउडर ही मिला दिया गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई हैं और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी डिटर्जेंट डाल दिया गया। पहली तस्वीर अरवल से है। यहाँ के 75 सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परोसे गए खाने में कीड़े पाए गए। रॉयल मानव मित्र सेवा समिति की ओर से बच्चों को सोयाबीन और चावल परोसा गया था, लेकिन एक बच्चे की थाली में चावल के बीच रेंगता हुआ सफेद रंग का कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद बच्चों ने मिड डे मील खाने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कई बच्चों ने अपनी थालियां तक फेंक दी। यहाँ पे हम लोग जब खाना खा रहे थे तो थोड़ा सा खाना खा लिए थे और दूसरा बार में थोड़ा सा और चावल लिए थे और सब्जी लिए थे तो सब्जी में कीड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ऑस्कर हुसैन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में यदि एजेंसी की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका तो कहीं न कहीं अवहेलना हुआ है इनके द्वारा, ये लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं, समुचित कार्रवाई होगी। अरवल के बाद मोतिहारी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुगौली के अंबेडकर छात्रावास में अच्छा भोजन न मिलने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया और बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए छात्रों ने एक दिन तक भूखे रहकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और हॉस्टल की जांच की। से जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कार्रवाई भी होगी और जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाएगा। स्पष्टीकरण उनसे पूछ के बच्चों का सारा पॉइंट हमने देख लिया है, वो सामने देखा हुआ है, तो उनसे एक बार स्पष्टीकरण लेके फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सबसे हैरान करने वाली घटना की,
जो सामने आई है नालंदा के नूरसराय प्रखंड से। मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद अचानक 14 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जो वजह सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया। खाना बनाने के दौरान नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाला गया था। गड़बड़ी हुई है, बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया, बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित है। इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। 3 जिले 3 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक। मिड डे मील सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये उन बच्चों के लिए भरोसा है जिनकी पढ़ाई और सेहत दोनों इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में जांच और कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई हादसे के बाद होगी या व्यवस्था हादसे से पहले ही जागेगी। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार, मोतिहारी से अवनीश कुमार, नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में अब सवाल ये कि 34 बच्चों के बीमार पड़ने की आखिर नौबत क्यों आ गई। भोजन की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही क्यों की गई, ये बड़ा सवाल। क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं, 34 बच्चे हैं जो बीमार हो जाते हैं। रसोई की साफ सफाई और सुरक्षा पर निगरानी कौन रखता है। रसोइया, शिक्षक और प्रधानाध्यापक में तालमेल क्यों नहीं है। एमडीएम पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बच्चों की थाली तक संदिग्ध चीजें आखिर कैसे पहुंच गईं। खाना परोसने से पहले गुणवत्ता जांच क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। निगरानी व्यवस्था क्या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, और है तो क्यों। लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बच्चों की सेहत से समझौता आखिर कब तक। और ऐसे में चलिए बताते हैं आपको कि एमडीएम खाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को अस्पताल तक जाने की नौबत आ जाती है। नाराजगी कहीं खुलकर नजर आती है। तो देखिए, स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। मध्य विद्यालय परासी में मंगलवार को मिड डे मील खाने के बाद ये बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों को चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी। खाना खाते ही बच्चों ने सब्जी में डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ जैसे स्वाद की शिकायत भी की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भागन बेघा डेंटल कॉलेज में सभी बच्चे इस वक्त भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल रेफर किए जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर नहीं थी। स्कूल में करीब 200 बच्चे की मौजूदगी बताई जा रही है, जिस दौरान खाना परोसा गया। जांच में हालांकि इस वक्त शिक्षा विभाग जो है वो जुटा हुआ है, अपनी तरफ से जांच की जा रही है। जांच के बाद अब ये तस्वीर साफ होगी कि किस स्तर पर कहां पर गड़बड़ी पाई गई। बच्चों की हालत पर प्रशासन की नजर भी बनी हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग भी जारी है।